ये थे, ठीक है। आगे के बाकी करते हैं आज। ये क्वेश्चन तो आसान है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट इंक्रीज इट्स मोमेंटम, मस्ट डिक्रीज इट्स मोमेंटम, मे डिक्रीज और इंक्रीज इट्स मोमेंटम, नन ऑफ दीज। क्या होगा? सी। हाँ बिल्कुल। हाँ, मोमेंटम को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। आसान आसान सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, tray A moves up with a constant velocity of 10 meter per second if m is 100 kg, find normal reaction on tray। ये कैसे होगा? नॉर्मल रिएक्शन ऑन ट्रे पूछ रहा है। ट्रे पर नॉर्मल रिएक्शन का क्या मतलब है? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन ट्रे पर कहा, नीचे ग्राउंड से ही लगेगा या ब्लॉक लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन ट्रे पे कैसे लगेगा? ब्लॉक तो अपना वेट लगा रहा होगा, तो ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ट्रे लगाएगी, वो तो समझ में आता है। लेकिन ट्रे पे नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा? ग्राउंड लगाएगा। तो कितना निकलेगा ये पूछ रहा है। वो उतना ही होगा ना जितना ये ग्राउंड को दबा रहे होंगे नीचे, है ना? तो जितना आप दबाएंगे उतना ही आपको मिलेगा वापस। तो ये कितने से दबा रहे होंगे ये बताइए। और एक चीज और दी हुई है, ट्रे ए मूव्स अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी v 10 मीटर पर सेकेंड। इसको भी इग्नोर मत करना। अब बताओ। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। घुमा के पूछ रहे हैं वो, आपको वही पकड़ना है। बताइए जल्दी से। अरे ट्राई क्यों नहीं करते हो तुम लोग थोड़ा? हाँ, ट्राई तो करो। क्यों भाई? नहीं नहीं, एक्सप्लेन करिए ना। एक्सप्लेन, ऑप्शन ना बताओ, एक्सप्लेन करो। हाँ, तो नहीं, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन आप कैसे निकालेंगे? आप किसके ऊपर से किसका निकाल रहे हैं? इसका वेट कहाँ काम कर रहा है, नहीं निकाला कैसे आपने? मतलब निकाला कैसे, हम तो ये जानना चाह रहे हैं। ट्रे पे नॉर्मल रिएक्शन, हाँ। अच्छा, ट्रे ऊपर की तरफ चल रही है तो किसको पुश कर रही है? अगर ट्रे ऊपर मूव कर रही है, ट्रे तो नीचे नहीं मूव कर रही है। अरे ब्लॉक को कर रही है। अरे ट्रे ब्लॉक को कर रही होगी जब ऊपर चल रही है तो। ट्रे यार ऊपर चल रही है तो इसको पुश करेगी ऐसे। ग्राउंड को कैसे करेगी? वो तो ऊपर जा रही है। तो ये ब्लॉक इसके ऊपर नीचे कितना फोर्स लगा रहा है? उतना ही लगाएगा जी। हाँ, तो हम ब्लॉक वाला निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि ब्लॉक का वो दिया हुआ है आपको, क्या मास 100 kg का। तो ब्लॉक का कितना है? mg होगा ना नीचे की तरफ। तो mg निकालिए, कितना आ जाएगा? mg कितना आएगा? अगर आप g को 9.8 रखें और ये कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ रहा है? तो 980 आ रहा है। सही है? सही है? बताओ। ठीक है, समझ में आया? 1000 हो सकता है, लेकिन जी की वैल्यू तो दे नहीं रखी है। मैं 10 ले लो। जी जब 10 लेना होता है तो दे रखी होती है ना वैल्यू हमें। और अगर 10 नहीं दे रखी है तो हम क्या लेंगे फिर जी की वैल्यू? दोनों तो ले नहीं सकते, एक ही लेंगे। बताइएगा भाई।
क्या मतलब नहीं है? तो वेलोसिटी जो क्वेश्चन है दिए थे कोई रिलेशन नहीं? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या रिलेशन हो सकता है बताओ जरा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, और कोई अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता तब तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से हम कुछ निकालते, और जैसे मान लो दिया होता कि कोई फोर्स एक्ट कर रहा है इसी ऑब्जेक्ट पे, उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में कोई और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो गई है, कोई एक्सेलरेशन आता, कुछ भी नहीं है। तो जब नहीं है तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब रह जाता है हमारे लिए बताइए। कोई चीज़ अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या रेस्ट में है, दोनों ही केसेस में कोई हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है वहां। बताया था ये बात, बताओ। हाँ, तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आता नहीं है तो फिर चेंज होता नहीं है वेलोसिटी में, तो क्या हम कैलकुलेशन में क्या ही असर पड़ेगा बताओ? कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसी की वजह से ये ब्लॉक को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ गए? बताओ, अभी और कोई डाउट है किसी का तो बोल लो, पूछ लो। क्वेश्चन नहीं, मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किधर काम करेगा, ये ध्यान देने वाली बात थी यहाँ पे। नॉर्मल रिएक्शन पे कल हम लोग काफी बातचीत कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द गन रिकॉइल्स टू। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गन रिकॉइल क्यों? गन, हाँ, गन रिकॉइल इसलिए करती है ताकि क्या रहे, क्या हो जाए, मोमेंटम कंजर्व हो जाए। हाँ बिल्कुल, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन रिकॉइल करती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अ बुलेट इन मोशन हिट्स एंड गेट्स एम्बेडेड इन सॉलिड रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, व्हाट इज कंजर्व्ड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, बाकी चीजें नहीं हो सकती? कई ऑप्शन है और ऑप्शन भी बहुत अच्छे दे रखे हैं उन्होंने। पहला ऑप्शन है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मोमेंटम अलोन, तीसरा है काइनेटिक एनर्जी अलोन, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए। मोमेंटम एंड के ई। अच्छा, हाँ देखो, अगर हम ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं इसका, वैसे तो हम लोग वर्क एनर्जी पावर का जब कर रहे होंगे ये मॉड्यूल, तब और अच्छे से ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर आप मोमेंटम का, कोलिजन का, ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो मैक्सिमम बच्चे यही टिक करने वाले हैं ऑप्शन मोमेंटम एंड के ई। ठीक है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? देखिए ध्यान से, जब कभी भी दो चीज़ों में आपस में टकराव होता है, ठीक है, कोई भी दो चीज़ें आपस में टकराई, ठीक, इधर आ रही है, बढ़ रही है, ठीक है, दो हैं, ये मूव कर रहे हैं, मान लो ये पहले u1 वेलोसिटी से था, ये u2 से था, टकराने के बाद कुछ और इनकी वेलोसिटीज हो सकता है, v1 हो जाए, ये वाला आपका a और b है, तो a अब आपका मूव करने लगे v1 से और b मूव करने लगे v2 से। सब बच्चे ध्यान से सुने, तो कुछ बेसिक समझा देते हैं। ये जो वेलोसिटीज होती हैं टकराने से पहले, जो इनकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, मान लीजिए एक दूसरे की तरफ आ रहे थे इस तरह से, तो ये जो वेलोसिटी होती है टकराने से पहले, ये कहलाती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या कहलाती है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच कर रहे हैं ना एक दूसरे की तरफ, तो अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाती है। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? माइनस कर देंगे, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी? u1 माइनस u2 कहलाएगी। ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों की। अच्छा, इसी तरह से टकराने के बाद जब आए और आपस में टकरा गए, टकराने के बाद फिर वापस फिर निकल गए, एक दूसरे से दूर निकल गए, तो फिर टकराने के बाद जब सेपरेशन होता है तो उसके बाद जो उनको वेलोसिटीज मिल जाती हैं आपस में, वो कहलाती हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये दोनों जो हैं वो हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसी तरह से जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है, इसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी होती है। v1 माइनस v2 निकाल दे, v2 माइनस v1, ठीक है, u2 माइनस u1, जो भी ज्यादा होगी दोनों में। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं टकराने के लिए, उस टाइम पे उनके पास जो वेलोसिटीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, उन दोनों का अगर आप क्या ले लें, सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को आपस में, तो क्या बन जाती है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी तरह से जब वो आए और टकराए और टकराने के बाद फिर एक दूसरे से दूर गए, सेपरेट हुए, तो वो जो वेलोसिटी उनको टकराने के बाद मिल जाती है एक दूसरे को, वो क्या कहलाती है?
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाती हैं, और उनका अगर आप सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अब यहां पे दो ऑब्जेक्ट जब आपस में टकरा रहे हैं तो दो तरह की चीजें हो सकती हैं, एक तो इनका कोलिजन हो सकता है इलास्टिक हो, और दूसरा या तो कोलिजन इन इलास्टिक हो। कोलिजन भी दो तरह का होता है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में टकरा रहे हैं आकर ए एंड बी, तो इनका जो कोलिजन है वो दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है इलास्टिक और दूसरा कैसा, इन इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन में आपकी जो वो होती है इनका मोमेंटम और जो एनर्जी होती है वो दोनों कंजर्व रहती है, यानी उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस काम नहीं कर रहे होते हैं, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस काम नहीं कर रहे होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, बढ़ाया हमने, कौन से होते हैं, फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन वगैरह काम नहीं कर रहे होते। तो इलास्टिक कोलिजन में कौन कौन, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। लेकिन अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें फ्रिक्शन आ गया, जैसे बुलेट थी, बुलेट आई और वो जो लकड़ी का बॉक्स था उसमें जाके घुस गई, ठीक है, अब घुस गई, वो पूरा एज अ सिस्टम काम कर रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया ना, यहाँ पे क्या हुआ, वो जिस काइनेटिक एनर्जी से आ रही थी वो आके जब वुड के अंदर घुस गई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई ना उसकी, बोलिए, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ नहीं हुआ, बोलो हुआ लॉस, एनर्जी का लॉस हुआ ना, बुलेट जब आके बॉक्स में टकरा रही है। तो ये कैसा कोलिजन है, इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक कोलिजन है, हाँ इन इलास्टिक है। तो हमने भी बताया कि इलास्टिक कोलिजन में तो दोनों कंजर्व रहते हैं, मोमेंटम भी काइनेटिक एनर्जी भी, लेकिन जहां इन इलास्टिक कोलिजन होगा वहां पे मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, फिर वो आकर एक दूसरे में एज अ सिस्टम काम करने लगते हैं। कल देखा था हमने ना, दोनों के मास ऐड हो जाते हैं, फिर उनकी कंबाइंड वेलोसिटी हो जाती है जो कि इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम कल निकाला था, याद है, तो उससे निकल के आई थी। तो मोमेंटम तो दोनों जगह कंजर्व रहता है, यहाँ भी, लेकिन एनर्जी दोनों जगह कंजर्व नहीं रहती है। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहेगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बोलो। अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया है कि बुलेट मोशन में थी और वो आकर एक सॉलिड में घुस गई, फ्रिक्शनलेस टेबल था वो, तो बताइए कौन चीज कंजर्व रहेगी। तो हम श्योरिटी के साथ क्या कह सकते हैं, क्या कंजर्व रहेगा, मोमेंटम खाली कंजर्व रहेगा आपका, हाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी वहां पे, ठीक है, क्योंकि वो आके रेस्ट में आ गया है, रुक गया है वहां पे। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, बोलो। अच्छा, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, वो भी समझ लो, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, कि ये जो अभी हमने आपको बताया ना कि दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी, एक होती है v2 माइनस v1 और एक होती है आपकी u2 माइनस u1। v2 माइनस v1 क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और u2 माइनस u1 क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये जो इनका जो रेशियो होता है उसको E से लिखा जाता है, और ये जो E होता है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन। अब आप खुद सोचिए, दो तरह के कोलिजन हैं। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में जब कोई ऑब्जेक्ट आया और किसी से टकरा कर अगर वो एज अ सिस्टम हो गया, एक सिस्टम की तरह चलने लगा, तो सिस्टम की वेलोसिटी अलग अलग होगी या एक हो जाएगी पूरे सिस्टम की, बोलो। एक हो जाएगी ना, एक हो जाएगी, एक हो जाएगी, इसका मतलब ये कि v1 v2 बराबर हो जाएंगे, बोलिए, है ना, v1 v2 बराबर हो गए। अच्छा, अगर वेलोसिटी एक हो जाती है आने के बाद तो E जीरो हो जाएगा ना, बोलो, E जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है और ये कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक या इन इलास्टिक, जिसमें आगे चिपक जाते हैं, वो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इन इलास्टिक, ठीक है। तो हाँ, हमने बताया कि क्या चीज, फिर से बोलो, क्या पूछ रहे हो। अरे हाँ, वो इक्वल लगा है, इक्वल लगा है, इक्वल। रेस्टिट्यूशन जो होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो होता है। रेस्टिट्यूशन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में आके टकराते हैं और टकराने के बाद एक दूसरे में चिपक जाते हैं, एक सिस्टम की तरह काम करने लगते हैं और सिस्टम की तरह चलने लगते हैं,
तो वहां पे क्या होगा, उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो इक्वल हो जाएंगी, ये बराबर हो गए ना, v1 बराबर v2, एक वेलोसिटी से चल रहे हैं तो आपस में चिपक जाने की वजह से v1 बराबर v2 हो गया। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 कब होता है, जब कोलिजन कैसा हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो। कैसा हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, इनइलास्टिक जिसमें आके परफेक्टली चिपक जाए। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो आकर टकराए और टकराने के बाद फिर अपना अलग अलग वेलोसिटीज से मूव करने लगे, है ना। ये हो सकता है कि भाई जो उनकी इनिशियल वेलोसिटीज होती हैं वैसी ही उनकी फिर फाइनल वेलोसिटीज हो जाती हैं, यानी ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। v1 v2 और u1 u2 इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बोलो सर आपको इलास्टिक हाँ, इनइलास्टिक का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट आकर टकराए आपस में और आपस में चिपक जाए एक दूसरे से, जैसे बुलेट जो थी वो जाकर डब्बे में घुस गई थी और घुस के फिर डब्बा और बुलेट एक साथ मूव कर रहे थे, इसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट पहले एक दूसरे से आके टकराए और फिर आपस में चिपक कर फिर आगे चलने लगे। ये है इनइलास्टिक। इलास्टिक क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद अपनी वेलोसिटीज एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, यानी ए और बी, इन ए की वेलोसिटी थी मान लो 2, ए की वेलोसिटी थी मान लेते हैं यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड थी और बी की 3 थी। टकराने के बाद ए ने बी को 2 दे दी और ए के पास 3 आ गई। इस तरह से अब वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई। ये होता है इलास्टिक कोलिजन। अब सोचो जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा तो इसका रेशियो 1 हो जाएगा ना, बोलिए भाई 1 हो जाएगा ना। जब अगर उन्होंने वेलोसिटी एक्सचेंज कर ली तो पहले जो v1 माइनस v2 आया था, अब सॉरी जो पहले u2 माइनस u1 आया था, अब जब निकालेंगे तो v2 माइनस v1 वही आएगा ना। अरे बोलिए सेम आएगा ना। हाँ, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जब होता है जिसमें वेलोसिटी अपना जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अरे ये एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे, वहां पे मॉड लग के निकलेगा जो भी निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लेना है आपको, मॉड लगा के बाहर निकालना है। अगर आंसर जो भी बड़ा होगा दोनों में से, हमने बताया ना v2 माइनस v1, u2 माइनस u1 लिखा हुआ है, इसमें दोनों में जो भी बड़ा होगा आंसर माइनस में बाहर नहीं निकाला जाएगा। बात समझ में आ रही है। आंसर, हाँ आंसर पॉजिटिव ही लेना है आपको। डिफरेंस बेसिकली ये डिफरेंस है, यहाँ जो लिखे हुए हैं ये u2 माइनस u1 की जगह आप डिफरेंस का साइन ऐसे पढ़ा है ना, मैथ्स में नहीं पढ़ा है। अरे डिफरेंस का साइन ऐसे लगा होता है कुछ हल्का सा, तो डिफरेंस मान लो इसको, दोनों के बीच का हम डिफरेंस ले, रिलेटिव वेलोसिटी में डिफरेंस लिया जाता है ना। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, पढ़ चुके हो। रिलेटिव वेलोसिटी में डिफरेंस मेल होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, ना कि किसके ऊपर क्या साइन आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये 1 आएगा, क्लियर है, ये 0 आएगा, क्लियर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 दिया है और पूछे बताओ कोलिजन कैसा हो रहा है, तो क्या बताएंगे आप, कौन सा कोलिजन है इसमें से। परफेक्टली, खाली इनइलास्टिक नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक है। कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आ रहा है तो कोलिजन कैसा हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है। अच्छा, हमारी डे टू डे लाइफ में ना हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देखते हैं और ना परफेक्टली इनइलास्टिक देखते हैं। तो डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसे कोलिजन होते हैं, जो कोलिजन होते हैं उनमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती होगी, कैसे वेरी करती होगी, तो आप कहेंगे ना 1 होती है ना 0 होती है, इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, ना 1 होती है ना 0 होगी, इन दोनों के बीच में होगी। ऐसे ये देखिए, 1 से छोटी और 0 से बड़ी। तो ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें, ये आइडियल सिनेरियो है, दोनों परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। प्रैक्टिकली ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। किसमें कैसा क्या होगा, नहीं एक ही जगह, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होगा ना उनके पास, उसको मेजर किया जाएगा। कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, कुछ ना कुछ तो चल के रुकेंगी, अचानक से कैसे रुक जाएंगी। अगर वो आई हैं, टकराई हैं, कुछ ना कुछ वेलोसिटीज थी उनके पास, सडन कैसे रुक जाएंगी, कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होगा उनके पास। देखो डे टू डे लाइफ में तो एनर्जी का लॉस भी होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होंगे, बहुत सारी चीजें काम करेंगी। तो इसलिए जो वैल्यूज हैं इस तरह, इसकी ई की जो वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी, इतना याद रखना है प्रैक्टिकल लाइफ में।
आइडियल सिनेरियो ये है, मतलब जो क्वेश्चन जहां से बन सकता था यहाँ पे वो हमने सब समझा दिया आपको दोनों तरह के कोलिजन में। बाकी और डिटेल में इसके बारे में हम लोग जब ये पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर, यानी जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनटीएससी वाला, तो हो सकता है उसमें और क्वेश्चन आए तब भी और देख लेंगे कुछ चीजें। और फिलहाल के लिए इतना काफी है, आप अगर इतना याद रखते हैं तो, और याद रखना जरूरी है, इस पे क्वेश्चन आपको ध्यान होगा। अब अगर फिर स्टेज 2 वाला जो मेरा फिजिक्स का पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे सोल्यूशन एनटीएससी का, उसको देखिए जाके, उसमें क्वेश्चन आया है इस तरह का। हालांकि वो क्वेश्चन मैंने रेस्टिट्यूशन के कोफिशिएंट से सॉल्व नहीं किया है, उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है यू वेलोसिटी से चल कर आ रहा है P और वो Q से टकराता है, तो बताइए फिर वहां पे Q कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। अगर तुम लोगों ने देखा हो, याद हो, तो वहां पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E जो है 1 हो जाएगा। तो और इलास्टिक में हम एक चीज ये भी जानते हैं कि वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं। तो सोचो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, A आ रहा है U वेलोसिटी से B से टकरा रहा है, तो बताओ B कितनी वेलोसिटी से आगे चलेगा, U से। तो बहुत सिंपल था आंसर, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो। चलें आगे। A man is standing on a boat in still water. If he walks towards the shore, the boat will. आसान क्वेश्चन है, न्यूटन के थर्ड लॉ। हाँ, अवे, अच्छा क्यों करती है ये बताओ, मतलब अवे तो सब बता देंगे, अवे ही मूव कर हैं, ये कोई बताएगा? हाँ नहीं, चलो ठीक है, वो भी समझ में आ गया। क्यों, क्यों का जवाब अभी भी नहीं है, क्यों का जवाब दो। देखो ध्यान से सुनो, मान लो एक ऑब्जेक्ट, ये बोट है और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, आरओ बैठा हुआ है मान लो यहाँ पे, ठीक है, और इसको यहाँ जाना है, ये शोर है, ठीक है, ये शोर है, मान लो इसको यहाँ शोर पे जाना है। अब ये जब इधर मूव करेगा तो बोट किधर जाएगी, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, तो आप खुद एक चीज देखिए क्या होता है, जो बोट और ये जो मैन इसके ऊपर बैठा हुआ है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए बोट का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, सेंटर ऑफ मास जानते हैं आप लोग, पढ़ा चुके हैं हम आपको, जानते हैं, और ये इस मैन का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ कहीं है, यानी दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। सेंटर ऑफ मास जानते हैं सब, कम से कम आईसीएससी बोर्ड वाले तो जानते होंगे, उनको पहले ही चैप्टर में पढ़ाया था हमने। हाँ, तो ये जो येलो कलर से लिखा है, ये हम कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लिखा है हमने। अब आप सोचिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये जो बोट है इसका पूरा मोमेंटम तो कंजर्व है, रुका हुआ है ना अभी, तो सब कुछ मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना इस पे, बोलो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये तो मैन आगे चलेगा, उसकी वजह से इसके अंदर हलचल होगी, लेकिन बाहर से कोई इस पे आगे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। तो बाहर से अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मोमेंटम कंजर्व रहना चाहेगा। क्यों? इसलिए ताकि इसका सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब ना हो, जहां पे है वहीं रहे। अब आप सोचिए, जब ये आदमी आगे बढ़ेगा, इधर भागेगा, तो सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब होगा ना, बोलो। जब ये आदमी आगे जाएगा तो ओवरऑल पूरे बॉडी का, दोनों बॉडी का जो मास है उसका अगर सेंटर निकालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, है ना, कहीं और इधर उधर कहीं भी डिस्टर्ब होगा। अब ये इधर बैठे हुए हैं, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, आप चाहते हैं, बोट ये चाहती है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहीं रहे, तो बोट को क्या करना पड़ेगा, बोट को इधर मूव करना पड़ेगा, है ना। बोट इधर भागेगी जब ये उसकी उस अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। अब ये जब यहाँ पे आएंगे तो बोट ये चाहेगी कि इनका सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में बना रहे, तो उसकी वजह से बोट अपोजिट डायरेक्शन में भागती है। ठीक है, ये क्वेश्चन और डीप में तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ क्यों भागती है, उसका रीजन क्या है। उसमें 4-5 ऑप्शन दे दिए, तो उसका रीजन अगर उसमें सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है तो वही है, ये मोमेंटम की बात कर रहा है कि मोमेंटम को कंजर्व रखना चाहती है। उसमें भी क्वेश्चन बनता है क्यों रखना चाहती है, ताकि उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बना रहे। और सेंटर ऑफ मास किससे एसोसिएटेड होता है, बताया था। सेंटर ऑफ मास को आप एक जगह क्यों रखना चाहते हैं, ताकि आप क्या रहें यार, अरे स्टेबिलिटी से रहता है, नहीं होता है सेंटर ऑफ मास का सारा लेना देना, बताओ। हाँ, स्टेबल रहना बहुत जरूरी होता है, सेंटर ऑफ मास। अच्छा बताओ, किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास नीचे ज्यादा होगा तो वो स्टेबल होगा, या इतना ऊपर होगा वो स्टेबल होगा? हाँ, जितना नीचे होगा उतना वो स्टेबल होगा। तभी आपने देखा है, जो क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे, क्रिकेट में जो अच्छे फील्डर होते हैं, जो डाइव लगाना होता है इनको राइट और लेफ्ट में, वो थोड़ा झुक के खड़े होते हैं, देखा है, थोड़ा झुक के खड़े होते हैं। जैसे कीपर होता है, कीपर देखो झुक के खड़ा होता है, नीचे बैठ जाता है,
जब वो बॉल आने वाली होती है उधर से, तो वो इतना ज्यादा ग्राउंड की से अपने आप को टच करके क्यों रखना चाहते हैं? ताकि उनका सेंटर ऑफ मास नीचे रहे, ताकि उनको राइट और लेफ्ट में डाइव मारने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए। जैसे वो रेस फॉर्मूला 1 की जो रेसिंग कार होती हैं, फॉर्मूला 1 वाली, वो कितनी ग्राउंड से चिपकी हुई होती है, देखा है कितना ज्यादा ग्राउंड से चिपकी होती है, ताकि वो जब जब वो टर्न करेंगे तो वहां पे कौन सा स्यूडो फोर्स आता है, अभी पढ़ाया था, याद करो। कौन सा आता है? अरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे काम करता है आके। तो जब वो टर्न करती है, शार्प टर्न लेती है, तो भी वो गिरे ना, क्योंकि टर्न लेते टाइम पे जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हल्का सा ऊपर चला जाता है। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट टर्न कर रहा होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा ऊपर जाता है, तो ऑब्जेक्ट को और ज्यादा नीचे बनाया जाता है। मतलब ऐसी कार बनाई जाती है जिनको अगर टर्न भी लेना हो तब भी उनके सेंटर ऑफ मास में कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना आए और वो गिर ना जाए या पलट ना जाए कार। चलिए आगे चलते हैं। If a body at rest is acted upon by equal and opposite forces, क्या होगा? अच्छा, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके यहाँ जो आईसीएसई बोर्ड वाले हैं उनके यहाँ बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। वो जैसे हमने ये एग्जांपल भी दिया था आपको, ये 2 ग्लास हैं, ठीक है, एक ये ग्लास है। अब आपसे कहें कि बताइए कौन सा अनस्टेबल है। सभी जानते हैं ये ए वाला, ए और बी में ए वाला अनस्टेबल है, बी वाला अनस्टेबल है, ए वाला जो है। हाँ, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, ऐसा है ना भाई। ये थोड़ा बेस से पास होगा, ये थोड़ा ऊपर है। अब आपसे पूछा जाए बताओ इसको स्टेबल कैसे बना सकते हैं? इसको स्टेबल बनाने के लिए तरीका ये, इसका सेंटर ऑफ मास बेस के करीब लाइए। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप इसके बेस को क्या कर दीजिए, थोड़ा और मोटा कर दीजिए। अगर आप इसके बेस यहाँ मास ऐड कर दीजिए ना, अरे अगर यहाँ मास ऐड कर देंगे तो ये सेंटर ऑफ मास इसके करीब आ जाएगा ना, झुक के थोड़ा नीचे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, बेस की लेंथ नहीं, बेस की विड्थ बढ़ा दें। नहीं, बेस पे मास ऐड कर दें। अगर आप देखो सेंटर ऑफ मास को अगर तुम अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहां मास ज्यादा ऐड कर दो। मास ज्यादा ऐड करोगे तो जो एवरेज है वो तुम्हारी तरफ खींचा जाएगा ना, नहीं समझे? हाँ, तो कोई अगर तुम इसको जैसे ये मार्कर है, इसको स्टेबल बनाना चाहते हो तो नीचे मास ज्यादा ऐड कर दो, तो सेंटर ऑफ मास जो ऊपर अभी लाई कर रहा है वो तुम्हारी तरफ आ जाएगा शिफ्ट होके, तो वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो एक ये रीजन दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका क्या आंसर है? हाँ, ठीक है। 62 रॉकेट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। रॉकेट किस लॉ पे काम करता है? 3rd लॉ, ठीक है। रॉकेट, अच्छा रॉकेट चलता ही उसकी वजह से, अदरवाइज रॉकेट को चलाने वाला कौन है? अगर वो फ्यूल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं निकलेगा तो रॉकेट कैसे चलेगा? अच्छा, रॉकेट के केस में मास कांस्टेंट रहता होगा या वेरी करता होगा? सोच के बताओ। हाँ, मतलब जो रॉकेट है वो जब चला है ग्राउंड से तब उसका मास जो आप कैलकुलेट करेंगे उसमें फ्यूल का मास भी तो ऐड होगा। बोलो, फ्यूल प्लस बॉडी, है ना? और लेकिन हम सब जानते हैं कि रॉकेट जब तक चलेगा तब तक फ्यूल तो वो खत्म हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल सिस्टम का मास तो क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। हाँ, तो अगर यहाँ रॉकेट की जर्नी कैलकुलेट करनी है तो वहां पे उनको फिर वो कांस्टेंट मास का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। वेरिएबल मास वाला जो हमने एक बार आपको बताया था, क्या होता है वो, जो जिसमें लाइट की स्पीड के करीब जब कोई पहुंचने लगता है तो उसके लिए आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला दिया है वो क्या है पता है? रेस्ट मास और मूविंग मास वाला, है ना? रेस्ट मास, हाँ, रेस्ट मास और मूविंग मास वाला। चलिए ठीक है, अभी आगे चलते हैं। क्या फॉर्मूला है उसका बताओ? m नॉट अपॉन 1 माइनस c स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ऐसे है ना? ये v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर ऐसे है, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। c अपॉन v या v अपॉन c? v अपॉन c है जहां तक। चलो खैर, जो भी होगा देख लेना। अभी देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तो कोई वेलोसिटी अचीव कर नहीं पाते हैं, है ना भाई? नॉर्मली क्या होता है, अगर इसको हम v मान लें, इसको c मानो, तो क्या होगा? v
इतना छोटा होता है कि ये पूरा नेग्लेक्ट कर दीजिए। नेग्लेक्ट कर दीजिए तो जो आपका मूविंग मास होगा और रेस्ट मास दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो नॉर्मल केसेस में जब हमारी जो स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम रहती है, तो इसी फॉर्मूले से ये रेस्ट और मूविंग मास दोनों हो जाते हैं बराबर आपके। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा भी स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंच रहा है तो फिर वहां पे ये यहाँ से जब आप निकालना शुरू करेंगे, अगर सोचिए आप इसकी जगह वन रख दीजिए इसी फॉर्मूले में, सब चीजें चेंज होने लगेंगी। आपका जो मास है वो बस 7 बजे से। हाँ, आगे चलते हैं। अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड इन ईस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज टूवर्ड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। 99% लोग यही लगाएंगे वेस्ट, लेकिन तुम्हें लग गया होगा। सही है गलत है? गलत है ना? हाँ, जिस तरह से हम बोल रहे हैं उस तरह से सही नहीं लग रहा है। देखो बेटा ध्यान से सुनो, अब ये हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते टाइम भी बताया था, ठीक है। ये मान लीजिए आप चल रहे हैं, आप आगे कब चलते हैं, जब आप ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, है ना, तभी चलते हैं ना आगे। जब आप ग्राउंड की तरफ पीछे फोर्स लगाते हैं तो ग्राउंड आपकी तरफ आगे की तरफ फोर्स लगाता है, और जो ग्राउंड आपके ऊपर फोर्स लगाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। वही तो होता है, ग्राउंड ही तो लगा रहा है आपके ऊपर फोर्स। जब आप ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स आपको आगे चलने में मदद करता है। इसी वजह से जब कभी आपके पैरों के नीचे केले का छिलका आ जाता है तो क्या होता है, आप फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो गया, और फ्रिक्शन खत्म होने का मतलब ये है कि आपको आगे धक्का देने वाला फोर्स खत्म हो गया। पीछे तो आपने धक्का दिया अपने आप को, और पीछे दिया और पीछे ही चले गए आप। भाई गिरते कैसे हैं हम लोग? ऐसे ही तो गिरते हैं। एक केले का छिलका पैर पे पड़ा तो हम पीछे से आ जाते हैं, फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नॉर्मली जो फोर्स आगे धक्का दे रहा था वो खत्म हो गया, यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस बन गया एक तरह का। तो फ्रिक्शन आपको हमेशा आगे चलने में मदद कर रहा है। आप सोचो आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ये ईस्ट है, अब बताओ फ्रिक्शन किधर लग रहा है? हाँ, तो ये लॉजिक था इस क्वेश्चन में जो हम गलत कर देते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट लग रहा है, लेकिन आप सोचिए आप ईस्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप रोड को किस डायरेक्शन में पुश करेंगे? बोलो, इधर ना, वेस्ट की तरफ। हाँ, क्लियर है? और हाँ, ये जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जनरेट हुआ है वो क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ना। ये बता चुके हैं आप सबको हम कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से ही आपका पैर चिपक पाता है ग्राउंड पे। जब ग्राउंड को आप धक्का देते हैं तो वहां पे जो रबिंग हुई है, वो रबिंग से कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बनी, ये पढ़ाया था हमने। उस इलेक्ट्रिसिटी का नाम क्या है? नहीं, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी बोला था। हाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उसको बोलते हैं जब रबिंग से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। आइए, हाँ ना, आइए, हाँ बताइए। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आई? याद आया कुछ? ट्राइबल इलेक्ट्रिसिटी लास्ट ईयर शायद पढ़ाया था, इस साल आया था, पता नहीं, याद नहीं मुझे, इस साल नहीं आया था शायद वो। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है आप जब आगे चलते हैं। तो इस पे क्वेश्चन अगर बन जाए तो वहां पे घबराइएगा नहीं, वो एक ही बात है वहां पे। A driver accelerates his car first at the rate of 1.8 meter per second square and then at the rate of 1.2 meter per second square. The ratio of the force अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ यहाँ पे तुमको अगर ये रिलेशन पता है तो बहुत आसानी से लगा लोगे, बहुत तेज लगा लोगे। ये देखो, सॉरी डायरेक्ट होगा, इससे लेने देना नहीं, पता है ना ये रिलेशन? हाँ, आज अब जितना भी आ जाए वहां पे देख लो। अब रेशियो निकालना है तो क्या दिक्कत है, कितना है? 1.8 रेशियो 1.2, तो क्या मिलेगा? 6 3 जा 6 2 जा 3:2। रेशियो तो तुम्हारे यहाँ इस बार मैथ्स में भी है ना, आ रहा है? तो रेशियो, इतना ज्यादा रेशियो को शॉर्टकट तरीके से करने के इतने तरीके हैं। रेशियो को रेशियो में आपको ज्यादा पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। आपके यहाँ तो बढ़िया है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आ रहे हैं,
रेशियो और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब के जितने क्वेश्चन हैं वो बहुत तेजी से हो सकते हैं अगर आपसे सॉल्व करने को ना कहा जाए, तो उसको करने के बहुत आसान तरीके हैं, वरना तो बहुत ये तो है नहीं शायद, ये तो लास्ट ईयर था ना, सीआई तो लास्ट ईयर होगा तुम्हारे यहाँ। अच्छा ये भी है, तो इसको करने के बहुत शॉर्टकट, एक वीडियो यहाँ पे शायद उस पर यूट्यूब पे मेरा पड़ा भी होगा शॉर्टकट्स का, सीआई को कैसे आप बहुत तेज कर सकते हैं बगैर फॉर्मूला यूज किए। एक भी सीआई का फॉर्मूला यूज नहीं होगा और सीआई के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे बगैर फॉर्मूला के। ठीक है, मुझे याद दिला देना क्लास के बाद। इन द फिगर शोन है, फिगर कहाँ गया, एक्सेलरेशन बॉडी का फिगर तो है नहीं, चलो ये क्या हो गया यार, फिगर नहीं है, फिगर क्या रहा होगा, छोड़ो, नहीं है तो सेटिंग गड़बड़ हुई है। विच लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन अ बॉडी? हाँ, क्वालिटेटिव अगर कहता तो फर्स्ट लॉ हो जाता है ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट, अ लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज, अरे आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट, हाँ चलिए ये क्वेश्चन बताइए। क्या फिगर, फिगर बड़ा देखते हैं, वो तो जाएगा। क्वेश्चन छुप जाएगा। सही है, चलो देखो, दिख रहा है कुछ है नहीं, वहां लिखा कुछ नहीं है, इसको बड़ा करवा के कोई फायदा नहीं हुआ। वन पूछ क्या रहा था, इन द फिगर शोन above if the reading of the spring balances is 5 न्यूटन each then the ratio, हाँ ठीक है, दोनों बराबर होगा ना, तो रेशियो निकालेंगे तब तो 1 ही आएगा। बोलो क्लियर है, आसान था क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, और ये 9th के मोशन की अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा। इवन आपने अगर लेकिन वो तुम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, मुझे लगता है शायद पैराबोला और ये सब मैथ्स में नहीं पढ़ा होगा अभी। चलो 9th की अंडरस्टैंडिंग से कर लोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। देखो रिलेशन निकालना बड़ा आसान है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, वैसे तो हम पिछली बार बता चुके हैं कैसे आसान है। भाई ऊपर नीचे आप क्या कर दीजिए, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा mv का होल स्क्वायर, नीचे m हो जाएगा। बोलो, और mv की जगह क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं ना, तो p स्क्वायर अपॉन 2m, यही बताया था ना पिछली बार। बोलो तो हाँ नहीं, ऐसे करना है, p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2m, और काइनेटिक एनर्जी को e लिख देते हैं एनर्जी के लिए, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2me। इसका मतलब p जो डायरेक्ट रिलेशन क्या आ रहा है e के साथ में, हाँ √e, ये है रिलेशन। अब बताइए √e कौन सा ग्राफ बन सकता है? बिल्कुल, हाँ नहीं 4 तो नहीं है, 4 तो नन ऑफ दीज होना चाहिए था, हमें लग रहा है ये वो वाला फिगर है, पता है वो जो भी फिगर नहीं आ रहा था पीछे मिसिंग था जिसमें से, ये वही वाला फिगर है कंफर्म। चलो इसको उठा के लिए चलते हैं वहीं, कैसे जाएगा, चला जाएगा, हाँ कॉपी कर लेते हैं इसको, वहीं ले चलते हैं। चलो तो 4th ही तो ले जाना है, तो अच्छा इसका कहाँ गया ये पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? इसका भी तो उसका ऑप्शन यहाँ पे आएगा, फोर्थ ऑप्शन फेवर आएगा उसका। उसका ऑप्शन नहीं, उसके तो वो गायब था ना, ऑप्शन कहाँ गायब था, उसका तो फिगर ही गायब था क्वेश्चन का,
तो मुझे लग रहा है शायद ये हो, मे भी हो सकता है ना भी हो। इसमें ऑप्शन नहीं तो नहीं तो इसमें और भी ऑप्शन भी तो है, 1 2 3 है इसका, इसमें बताओ ना क्या सही होगा। 4th सही नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। चलो सेकंड से हाँ देखो, इसमें तुमने एक चीज पढ़ रखी है ना, एक ग्राफ मोशन में पढ़ा था, याद है कोई किसी को? कौन सा ग्राफ था वो, जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट था वो टाइम के स्क्वायर से वेरी कर रहा था, है ना? तो उसमें क्या बनता है, इसी तरह का तो ग्राफ बनता है। अरे अभी हमने जब कैलकुलस का बेसिक पढ़ाया था, याद है? तो उसका जो पहला वाला लेक्चर था, हाँ, उसमें फ्री फॉल में जो पढ़ाया था, तो फ्री फॉल में कौन सा, फ्री फॉल में यही तो रिलेशन होता है इन दोनों का। फ्री फॉल में जो नीचे ग्राफ बन रहा था, तो अगर डिस्प्लेसमेंट के टाइम के साथ रिलेशन निकालोगे तो यही आएगा ना वहाँ पे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाले से। तो उसमें s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, तो उसमें कैसा बनता था ग्राफ, ऐसे ही बन रहा था ना, सबको याद होगा। तो ये ग्राफ चाहे तो याद रखो, अगर किसी का स्क्वायर के साथ रिलेशनशिप हुआ और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो ग्राफ ऐसा ही आएगा, पहले स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा और फिर ऐसे बढ़ेगा, स्पाइक हो जाएगी उसके अंदर। चलो ये गलत लगा हुआ है, आंसर 2 होगा, ठीक है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन आया है, और अब तुम्हें एक शॉर्टकट बताते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, लेकिन तुम लोगों के यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस तो खत्म हो चुका होगा, अब तो होगा नहीं। अच्छा, मैथ्स में क्वेश्चन इसका कैसे बन सकता है, इस तरह का, पहले इसका आंसर बता दो फिर हम बताएं। इस पे एक CI में नहीं CI में बन सकता है, पता है? CI में क्वेश्चन बन सकता है, रेट दे रखा हो 10% और टाइम दे रखा होगा 2 साल का, बन सकता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ऑप्शन 1, हाँ आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसको जल्दी कैसे करेंगे, 2 तरीके हैं। एक तो बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चन करने का, जब कभी परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हो और आंसर भी परसेंटेज में पूछ रहा हो, यानी उसका जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको वो भी परसेंटेज में है, तो उसमें हमेशा 100 से करो उसको। देखो 100 से करोगे, 100 में पहले 10% बढ़ाओ, कितना आएगा नीचे बताओ? 10 आएगा ना, 100 का 10% 10 आएगा, ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अरे ये ऐड हो जाएगा ना इसमें, मान लो ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट हो गया, ये 110 हो गया। अब देखो यहाँ फिर 10 करो, इसका 10% कितना निकलेगा बताओ? 11। अरे 11, अब इसमें 11 ऐड करिए, कितना हो गया ये? हाँ, या अगर ऐड ना भी करो तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 21। और 21 कितने पे? 100 पे। तो 100 पे 21 का मतलब क्या है? 21%। अरे फिर रेट 100 पे ही तो निकाला जाता है, तो इन दोनों को आगे जाने की जरूरत नहीं थी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐसा वो 2 बार के लिए। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा था मोमेंटम बॉडी का 10% बढ़ेगा, तो आप जानते हैं मोमेंटम स्क्वायर में होता है ना रिलेशन मोमेंटम का। मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी से? स्क्वायर से रिलेशन होता है, हम देख चुके हैं अभी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m, या इस तरह से बोलें अगर हम, तो ये होगा ना, ये बन रहा है कुछ इस टाइप का। तो स्क्वायर से रिलेशनशिप था, इसका मतलब है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी तो ऐसे रिलेशन आगे बढ़ता है ना, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर में ही तो ऊपर आगे चीजें बढ़ती हैं। तो जब इस तरह से चीजें कंपाउंडेडली, या इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव का मतलब होता है कि इस पे 10% हुआ, फिर अब उसके अमाउंट पे 10% जाएगा, फिर अगले वाले के अमाउंट पे 10% जाएगा, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि वहां सक्सेसिव चेंज होता है, सिंपल में सब सक्सेसिव चेंज नहीं चलता है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, एक तरीका तो ये है कि अगर मान लो यहाँ पे 10% था, 10% को 2 बार निकालना आसान है, लेकिन 3 बार करेंगे तो और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 4 बार करेंगे और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जनरली आपके यहाँ क्वेश्चन 2 बार में या 3 बार वाले ही पूछे जाते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका क्या है? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसको डायरेक्ट करने का तरीका ये होता है, A% प्लस B% प्लस AB/100। ये सबसे ज़्यादा शॉर्टकट है, निकाल लो, इसमें वैल्यू रखो। 2 अलग अलग भी दिए होंगे तब भी निकाल सकते हैं आप, 2% अलग अलग, मतलब दे रखे पहले 10% इंक्रीज हुआ, फिर 11% इंक्रीज हुआ। अब मुश्किल हो गया ना क्वेश्चन, बोलो। पहले 10% बढ़ा, फिर अगली बार 11% बढ़ा, तो बताओ यहाँ इसमें रखोगे तो आसान है ये,
10 रखिए, यहाँ 11 रखिए, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 100 से डिवाइड करिए, पूरा सॉल्व करिए, आंसर आ गया। अब यहाँ 10 रखो, देखो 21 आ रहा है, नहीं आ रहा है इस वाले फॉर्मूले में? क्या क्या चीज़, क्या क्यों किया? ये कि दो बार के लिए ही है ये, मतलब दो बार अगर चेंज हो रहा है, यानी दो ही बार में, एक बार 10% बढ़ गया, एक बार 11 बढ़ गया, अब तीसरा बार अगर कोई और दे देगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जनरल क्वेश्चन 99 पूछ रहा है कि आपने 100 से 10% बढ़ा दिया, लेकिन 110 से 10% क्यों बढ़ाया? यहाँ पे ये सक्सेसिव चेंज है ना, सक्सेसिव चेंज में यही होता है कि पहले आप 10% इंक्रीज करेंगे और जो इंक्रीज्ड अमाउंट है उस पर फिर और फर्दर चेंज आएगा, ओरिजिनल पे नहीं आएगा। अगर ओरिजिनल पे बढ़ाएंगे तब तो 20% हुआ ना आंसर, 21% कैसे हुआ? 10% से क्यों बढ़ाया? कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे 10% से क्यों बढ़ाया? क्योंकि जो मोमेंटम था आपका वो देखो स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ पे मोमेंटम स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर 10% चेंज हो रहा है तो 10% डबल चेंज हो रहा है ना, देखो 10% मल्टीप्लाइड बाई 10%। अब बात समझ में आई? अगर मान लो यहाँ क्यूब होता, अगर यहाँ क्यूब होता, क्यूब से रिलेशनशिप बन रहा होता तो हमें फिर 121 पे भी 10% लगाना पड़ता। क्लियर? सर अगर वहाँ पे सिंगल डिग्री होती, लीनियर होता तो फिर एक ही बार बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो तो क्वेश्चन आसान है, उसमें क्या प्रॉब्लम। हाँ, ये जो फॉर्मूला हमने बताया है ये सिर्फ 2 बार के लिए काम करेगा। 2 बार में आपसे कितना टेढ़े मेढ़े पूछ ले, मान लो 12 बढ़ा दे एक बार 15 बढ़ा दे। अब सोचो 12 और 15 यहाँ पे रखोगे तो मुश्किल होगी ना कैलकुलेशन, बताओ। ये 10 वाली तो आसान है, 10 निकालना तो आसान है, लेकिन 12, 15, 17 ये सब मुश्किल है। उसको अगर इस वाले फॉर्मूले में डालोगे तो आसान हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला काम करता है अगर थोड़े टेढ़े मेढ़े, मान लो 12.5 बढ़ा दे पहली बार, अगली बार बढ़ा दे 17.5, अब तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उस वहाँ पे हमें पता होने चाहिए, कुछ शॉर्टकट भी पता होने चाहिए जो हमें काम करते हैं। जैसे ये मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता था, इसके ऊपर क्या पूछा जा सकता था कि भाई रेट परसेंट दे रखा है आपको, पहले साल का रेट परसेंट दे रखा है फर्स्ट ईयर का R1, वो दे रखा है आपको 12.5%, और अगले साल का दे रखा है मान लेते हैं 15%, है ना, अगले साल का 15% दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप CI निकाल के बताइए या अमाउंट निकाल के बताइए। अब ये क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे आप ट्रेडिशनल तरीके से, तो सोचो कैसे लगाएंगे इसको, हैं? लेकिन आपके पास एक अच्छा तरीका है। क्या तरीका है कि आप क्या निकाल लीजिए, रिजल्टेंट रेट निकाल लीजिए। रिजल्टेंट रेट निकाल के उसको प्रिंसिपल के साथ ऐड नहीं करना है, मतलब उतना, जैसे मान लो प्रिंसिपल अगर दे रखा है आपको 100, सपोज करो, या प्रिंसिपल कुछ भी दे रखा है, 100 दे रखा है, 150 दे रखा है, तो अब आप क्या करिए, इसका रिजल्टेंट रेट निकाल लीजिए इस वाले फॉर्मूले से। कितना आएगा रिजल्टेंट रेट, कितना आएगा? आसान है निकालना। इसको पहले ऐड करो, फिर मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके पूरा निकाल लो कंबाइंड, और उसको फिर 150 के साथ में उसका उतना परसेंटेज निकाल दो, तो आपको CI निकल के आ जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है जो भी हमने कराया था आपका, कौन सा, कि 100 के ऊपर सबसे पहले कितना लगाओ, 12.5% लगाओ। यहाँ देखो कितना आएगा भाई, 12.5 ही आएगा। फिर इसको इसमें ऐड करो और फिर उसके ऊपर वापस से 15% लगाओ, वो निकालो। वो एक तरीका है। फॉर्मूले से ये सारे तरीके आसान होते हैं करना। अगर आप ऐसे करना जानते हैं, 100 मान के करना चाहते हैं, तो कितना भी बड़ा अमाउंट दिया हो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी आपको अमाउंट के साथ चलने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको 100 वाला रूल पता है कि हमने 100 मान लिया, चलो हम वीडियो शेयर कर देंगे, उसमें देखना, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग नहीं रख सकते, टाइम नहीं है इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बताइए कौन सा सही है। ये CBSE बोर्ड में तो होगा नहीं ना, ये चैप्टर CBSE बोर्ड में नहीं है इस तरह के कमर्शियल मैथमेटिक्स वाले। हाँ, तो तुम लोग के लिए आसानी है, तुम लोग क्या नहीं है चैप्टर, ये ICSE बोर्ड में होगा। ओनली D इज करेक्ट। सभी लोग देख लें, आसान है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट डिफॉर्म बॉडी, गलत है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्सेस कैन डिफॉर्म, हाँ, अरे डिफॉर्म मतलब सबसे पहला लेक्चर जो हुआ था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था ना, ऐसा ही था कुछ, याद है किसी को? NLM का सबसे पहला लेक्चर देखा तुमने, बताओ? देखा था लेकिन अरे डी फॉर्म का मतलब है उसका, जिसका कोई फॉर्म ही ना हो, फॉर्म आपने बिगाड़ दिया है।
डिफॉर्म कर देना किसी को, किसी के फॉर्म को बिगाड़ देना, ठीक है, किसी की शक्ल को बिगाड़ देना। शेप चेंज कर देना। हाँ हाँ। अनबैलेंस फोर्सेस कैन डिफॉर्म अ बॉडी, बेकार। बैलेंस फोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी, गलत। अब जब 3 तो गलत हो ही गए हैं, क्या सारे गलत का ऑप्शन है कोई? नहीं है। अनबैलेंस फोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन सही हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? देखिए भाई कौन सा सही है। पढ़ लिया? कौन सा सही है? जब हम कुर्सी पे बैठे होते हैं तो हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, ऐसा है क्या? गलत है। अगला है, कह रहा है विदाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। BCD सही होगा। कह रहा है विदाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट इज पॉसिबल टू वॉक ऑन अ सरफेस, गलत। भाई बगैर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कैसे चल लेंगे हम? लेकिन फिर से सारे ऑप्शन तो मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि सारे गलत हो जाएं, इसलिए कुछ तो सही करवाने पड़ेंगे जबरदस्ती, है ना राघवेंद्र? हैं? अरे ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर नॉर्मल फोर्सेस, गलत। ऐसा हो ही नहीं सकता। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ एक्टिंग मे नॉट बी पैरेलल टू द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ एक्टिंग मे नॉट बी, अरे सब गड़बड़ सब दिया हुआ है। सर और इनकरेक्ट तो भैया आप लोग गलत पढ़ रहे थे, तो क्या किया जाए? ठीक है, आगे चलें, समझ गए? देखिए, a block of mass 4 kg is suspended through 2 light spring balances A and B, then A and B will respectively in figure। अरे ये फिगर गड़बड़ है, ये फिगर नहीं हो सकता इसका। ये वो वाला फिगर है, पता है हम लोगों ने जो कॉपी किया था, ये वही वाला है। हाँ ये वहाँ वही वाला फिगर है। सर जो ग्राफ क्वेश्चन था, हाँ उसमें जो ये हाँ ये वाला फिगर है। बीच वाला रिलेशन होता है। हाँ हाँ उसमें सर जो ग्राफ बना था वो उस हिसाब से बना था, लेकिन जो P दिया था, हाँ। मोमेंटम हमें y एक्सिस में दिया था, तो ग्राफ उल्टा होगा। हो सकता है। तो सर वो ऑप्शन तो उसका आंसर करेक्ट नहीं होगा, उसका आंसर ऑप्शन नहीं, ग्राफ सही था वो। नहीं तो ऑप्शन तो हमने बताया था, उसमें गलत दिया हुआ है। उसका ग्राफ जाएगा ऐसे ही। ऑप्शन उन्होंने थर्ड वाला सेलेक्ट कर रखा, तो ऑप्शन सेकंड होना चाहिए था, वहां पे बताया तो था हमने। नहीं सर, वो ऑप्शन 3 ही होगा, क्योंकि उसमें मोमेंटम y एक्सिस में दिया था, इसलिए ग्राफ उल्टा। अच्छा, ठीक समझ गया मैं। हाँ ये पॉसिबल है जो तुम कह रहे हो। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं अभी फिर। अच्छा ये हाँ, अनन्वय ने अभी जो बताया वो ये बताया ना कि हम लोगों ने एक बार और एक ऐसा क्वेश्चन डील किया था। देखो, हम जब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना है और उस पर कोई ग्राफ अगर ऐसा आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ S ले लें यहाँ T ले लें तब भी ऐसा आए, तब हो सकता है ऐसा आ जाए, है ना? बोलो। तो ये चीज़ अगर इंटरचेंज हो गई है कि जो y एक्सिस पे होनी चाहिए वो y की जगह x पे चली गई है और x वाली y पे आ गई, तो ग्राफ चेंज हो जाएगा ना। बोलो। अरे आप समझ, ये दोनों ग्राफ सही हैं? हाँ, तो यही चेंज था उसमें अनन्वय कह रहा है कि वो उसको आप अगर y एक्सिस पे ले रहे थे मोमेंटम को, सॉरी x एक्सिस पे मान रहे थे, तो वो x पे नहीं था, कहाँ था वो? y पे था। यही बोल रहे हो ना? ये बोल रहे हैं कि वहां पे भाई यहाँ देखिए s यहाँ पे है और s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, तो बताओ कौन सा ग्राफ सही होगा दोनों में से? अब हाँ, दोनों सही हैं, बिल्कुल दोनों सही हैं। तो वहां पे क्या था? वहां पे जो मोमेंटम था आपका, वो मोमेंटम यहां बना हुआ था, ये ऐसे, और यहां पे क्या था? यहां पे काइनेटिक एनर्जी थी। हाँ, तो ये वाला सही हुआ ना ग्राफ फिर तो। हाँ, तो ये समझाना चाह रहे हैं अनन्वय, ये समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, सही कह रहे हैं, ये अच्छा पकड़ा इन्होंने। अच्छा चलो, अच्छा इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग।
क्या ऑप्शन सी? अरे टेंशन तो देखो, यहाँ ये 4 kg है, यहाँ जो टेंशन ऊपर की तरफ जाएगी वो कितनी होगी इस वाले क्वेश्चन में? ये टी किसके बराबर होगा? 4 kg के बराबर ही तो होगी, बोलिए। अरे यस सर। देखो सब लोग समझो ध्यान से यहाँ, ठीक है, ये लटका हुआ है बॉक्स 4 kg का। अब सोचो यहाँ पे, यहाँ जो इस 4 kg को बैलेंस करने वाली टेंशन होगी टी होगी, और वो टी भी किसके बराबर होगी? 4 kg के, है ना? बोलिएगा। अच्छा, ये 4 kg के बराबर है, तो ये 4 kg को यहाँ से एक और बैलेंस कर रहा होगा, वो कितने का होगा? वो भी 4 kg। यस सर। इसी तरह से यहाँ ऊपर जाओगे तो यहाँ भी जो टेंशन मिलेगी वो कितने के बराबर होगी? 4 kg। तो हर एक में 4 kg आपको मिल रहा है, इसका मतलब दोनों ही जो वेट होंगे वो बराबर होंगे ना, 4 kg के बराबर ही होंगे। तो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। The engine of a car produces acceleration of 4 meter per second square in a car. If this car pulls another car of same mass, what will be the acceleration produced? बताइए। लॉजिकल और ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ तुम लोग। 4 मीटर और फिर मुझे कहना पड़ेगा कि 99% बच्चे यही कहेंगे। सर मास डबल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, ये एक गाड़ी है और ये दूसरी गाड़ी को भी खींच रही है ना? 2 हो गई ना? देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस, एक अकेला जो इंजन कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है ये अगर दूसरी कार को भी पुल करेगा तो दूसरी कार को पुल करेगा सेम मास की, ये भी m ये भी m, तो अब मास डबल हो रहा है। मास डबल होगा तो एक्सेलरेशन, अब कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना आएगा? आधा हो जाएगा। हाँ तो बस यहाँ पे यही यूज करना था आपको, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आपका। अ बर्ड वेज 2 kg एंड इज इनसाइड अ केज ऑफ 1 kg। इफ इट स्टार्ट्स फ्लाइंग देन व्हाट इज वेट ऑफ बर्ड एंड केज असेंबली? बताइए। ये मतलब दोनों एक सिस्टम की तरह ही ट्रीट करना है। बिल्कुल। ये उधर का क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है मुझे लग रहा है स्क्रीन पे, क्या? हाँ सर, थोड़ा सा पेट के दिखाई दे रहा है। हिल गया है, लड़ गया कोई। अब दिखा? हाँ ठीक है। चलो ये स्क्रीन कितना? 3 kg। बाकी लोग? बाकी लोग ट्राई करें। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इसका आंसर तुम लोग वो करना मैसेज कैसे किया है ये भी। और कल टेस्ट है, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ पूछना है किसी को तो वो पूछ सकता है, कोई अगर कोई कन्फ्यूजन है कल। यार सिलेबस एक बार बता चुके हैं, सिलेबस फुल सिलेबस ही आएगा, टेस्ट जितने होंगे एनटीएससी के, और तुमको फुल सिलेबस टेस्ट ही देना चाहिए इस टाइम पे, जितने लोग दे रहे हैं इसका। अब बिल्कुल भी टॉपिक वाइज देना छोड़ दीजिए, फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो तुम्हें मैनेज करना आ जाएगा धीरे धीरे। ये भी पता चलेगा कौन कौन से चैप्टर में तुम्हें प्रॉब्लम होती है, कहाँ के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो फुल सिलेबस डेलिबरेटली कराया जा रहा है ताकि आप तैयार हो सकें अच्छे से। और टाइम भी काफ़ी मिल गया है इस बार, तो अभी तो हो सकता है एग्ज़ाम डिले हो जाए, दिसंबर में चला जाए या जनवरी में चला जाए। बहुत अच्छा टाइम है इस बार निकालने का एग्ज़ाम। जितने भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है सब क्लियर कर लो। और ठीक है, और कोई डाउट?
अच्छा ये देखो, जो पेपर कराया जा रहा है उस पेपर में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जो तुम पेपर देते होगे, तुम्हें लगता होगा ये भी सर ने पढ़ाया नहीं है, ये क्वेश्चन कैसे आ गया, डाउट वगैरह के। तो अब आपकी वीक में जितनी क्लासेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सभी की होती हैं, तो आप क्वेश्चंस को अलग करके सेग्रीगेट करके रख लिया करिए, और क्लास में वो क्वेश्चन आप पूछ भी सकते हैं टीचर से, कहीं पे डाउट होता है। क्योंकि सोचो अगर नेक्स्ट पेपर में वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया तो फिर आप फिर नहीं फंस जाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे आप वाला क्वेश्चन। तो इस तरह से क्या होगा, कम से कम जो अभी आपने पिछले संडे को पेपर दिया था उसमें जो भी क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो फंस गए, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो उनको आपको इस वीक में पूछ लेना चाहिए था। सारे टीचर्स से आपका सामना हुआ था, आप पूछ सकते थे। तो नेक्स्ट वीक आप लोग यही करिएगा, ठीक है। कल जो पेपर आप देंगे उसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है, उनको अलग नोट करके या तो टीचर को पहले से भेज दो कि सर आज की क्लास में एक ये क्वेश्चन बता दीजिएगा, या आप रैंडम भी पूछ सकते हो, अगर टीचर उस टाइम पे बता देगा या ये बता देगा कि अगली क्लास में बताएंगे हम। तो लेकिन पूछ जरूर लीजिए, अगला टेस्ट आने से पहले पहले आप इस पूरे वीक में पिछले जो पेपर हुआ है मैथ का और मैथ वो सेट का, इन दोनों के डाउट्स क्लियर कर लो। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, फिर लगातार टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है अगर आप डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। अभी तुम देखोगे कल बहुत सारे वो कॉन्सेप्ट्स जो पिछले पेपर में आए थे वो रिपीट होंगे। तो ये रिपीटिशन चलता रहता है एनटीएससी में, क्या हर एग्जाम में चलता रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और कोई डाउट? नो सर। सर अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी तो खत्म हो गया, मैग्नेटिज्म भी खत्म हो गया। एनटीएससी वाले क्वेश्चन कराएंगे, जैसे क्वेश्चन ये करा रहे हैं। हाँ हाँ कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे वो। यहाँ सारे चैप्टर का रिवीजन तो चलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से आ रहे होंगे या आए होंगे वो तो तुम लोगों ने कर लिए होंगे, तो आसान लग रहे होंगे, तो मुश्किल नहीं है। तुम लोग तो काफ़ी अच्छे लेवल की इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हो। हाँ क्या कह रहे हो? क्यों नहीं करी? कौन एनटीएससी वाले बैच में? पार्थ को छोड़कर कोई नहीं होगा? कोई और भी है? सिर्फ एक ही बच्चा होगा? बाकी सब मैक्सिमम बच्चों ने तो कर ही रखी हैं। नहीं, जिसने नहीं किए हैं उससे मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब जो बच्चों ने कर रखी है उनसे है। जिन्होंने नहीं किए उनके लिए तो भी आ रहा है ना, आगे आएंगे वो चैप्टर्स। और जिसने नहीं किए उसने स्कूल में तो पढ़ा होगा, स्कूल में तो हो गया होगा तुम्हारे यहाँ। स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी कराया गया? नहीं कराया अभी? अभी हमारे यहाँ कराया था, फिर लाइट अच्छा अच्छा ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो मुझसे वो इलेक्ट्रिसिटी के वीडियोस मैसेज करो मुझे, हम भेज देंगे, है ना। उसका जो है वो या जो डिजिटल पीडीएफ भेज देंगे या तो प्लेलिस्ट भेज देंगे, तो देख लो, वीडियो तो हैं सारे, धीरे धीरे करके देख डालो, ठीक है। और बायो की क्लास नहीं होगी, मैम के फीवर आ गया है, ठीक है, तो क्लास बायो वाली आज आपकी नहीं होगी। ये बताइए कि जो आपका नवंबर में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के जो बच्चे हैं, उनका सारा सिलेबस बाकी पूरा है? फिजिक्स तो पूरा है लेकिन बाकी सब पूरा है? हाँ, बायो में कितना बाकी है? अरे तो हो जाएगा ना, वो तो सितंबर में ही हो जाएगा, है ना। तो वो भी हो जाएगा, मतलब ज़्यादा नहीं बचा है ना, एक चैप्टर तो। कब है स्कूल के इंटरनल? कब है स्कूल के इंटरनल्स? तब तक तो हो जाना चाहिए मुझे लगता है, तब तक हो जाएगा। अरे सीबीएसई बोर्ड ने अभी एक पेपर रिलीज किया, सैंपल पेपर, देखा तुम लोगों ने? तो सैंपल पेपर में उन्होंने गड़बड़ ये किया है कि पेपर जो है वो 40 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उस पर नंबर आ रहे हैं 50, या कई जगह ऐसा लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 40 लिखे हुए हैं और नीचे आ रहे हैं 50 पूरे पूरे। तो हो सकता है कि जो 10 मार्क्स इंटरनल के रखे गए थे, हो सकता है सीबीएसई उनको हटा के पूरा 50 मार्क्स का पेपर बना रहा हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी तुम लोगों के यहाँ हो सकता है हो जाए, या तो हो सकता है उनसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती नहीं, ब्लंडर हुआ है कहेंगे। पेपर अगर तुमने सैंपल नहीं देखे हैं तो हम देखो नेक्स्ट वीक दिखाएंगे, जो साइंस का पेपर है उसमें उन्होंने क्वेश्चन तो 40 वहाँ दे रखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 40 दे रखे हैं, लेकिन नीचे जो 3 सेक्शन बांटे हुए हैं ना, पहले सेक्शन से 20 करो, दूसरे सेक्शन से ऐसे 25 के समथिंग है, तीसरे से शायद कितने हैं 15 है,
तो उनकी जो मार्किंग की गई है, अलॉटमेंट किया गया, उसको जब सम करोगे तो 50 आ रहा है और ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 40। तो इस तरह से उन्होंने सोशल साइंस के पेपर में भी किया है, साइंस के पेपर में भी किया है। अब उसको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है अभी कि पेपर 40 मार्क्स का आएगा या 50 मार्क्स का आएगा। तो तुम्हारे यहाँ ये भी अभी क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। दूसरा ये आईसीएसई बोर्ड ने अभी कोई सैंपल पेपर तो निकाला नहीं है ना? आया है कोई नोटिफिकेशन? सैंपल पेपर कब आया? कल परसों आया क्या? नहीं, पहले कब पहले कब? हफ्ते भर पहले आया था। ठीक, तो हफ्ते भर पहले, यानी कि नोटिफिकेशन आने के काफ़ी बाद आया है ना? जब नोटिस आया है उसके साथ तो आया नहीं था नोटिस के टाइम पे। हाँ ठीक है, तो किसी के पास अगर फिजिक्स का पेपर हो तो मुझे सेंड करना, वैसे मैं डाउनलोड कर लूँगा या तो वेबसाइट से ही। तो देखते हैं कैसे भेजा है सैम्पल पेपर। क्या वो पूरा 40 MCQ भेजे हैं क्या उन्होंने? अच्छा, कैसे पेपर आएगा ये पूरा पैटर्न भेजा होगा उन्होंने। चलो अच्छा है, तो उसी पे अब तुम्हारे यहाँ प्री बोर्ड भी तो कुछ अनाउंस किए होंगे स्कूल ने। प्री बोर्ड कब से कराएंगे वो? नवंबर में ही कराएंगे क्या? ये अक्टूबर में एंड में? प्री बोर्ड्स नहीं, हाफ ईयरली हो रहा है। हाफ ईयरली कैसा? अब तो बोर्ड होने जा रहा है, हाफ ईयरली तो बोर्ड खुद ही हो गया जो। तो वो नाम दे दिया उसको हाफ ईयरली का। नहीं, प्री बोर्ड तो सारे स्कूल कराएंगे ना, अदरवाइज कैसे प्रैक्टिस कराएंगे? या तो वो हाफ ईयरली में वैसा ही पेपर दें जैसा प्री बोर्ड में आने वाला है। तो क्या उसी के इंटरनल भी जोड़ेंगे वो? ये भी बोला होगा। हाफ ईयरली के मार्क्स नहीं, वो इंटरनल ऐसे नहीं बनाएंगे ना, किसी पर्टिकुलर एग्जाम पे इंटरनल नहीं बना। हाँ, वो अपना टेस्ट के मार्क्स, कॉपी के मार्क्स, अटेंडेंस के मार्क्स, मतलब हर चीज़ उन्होंने उसमें डाल रखी है। 10 ही नंबर तो मिले उनको, ज़्यादा कहाँ है। तो 10 नंबर में उनको, हाँ 10 नंबर में उनको पूरा टोटल 50 बन जाएगा। 40 मार्क्स का वो होगा, 10 मार्क्स का वो हो जाएगा। तो 50 मार्क्स का इंटरनल बनेगा पूरा आपका फर्स्ट टर्म का। इसी तरह से सेकेंड टर्म का बनेगा 50 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स में बहुत सारी चीज़ें लेंगे वो एक साथ, तब ऐड करेंगे। वैसे चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तो बाकी जो सिलेबस है वो मुझे लग रहा है 28 से पहले ख़त्म हो जाएगा आपका, इतना सिलेबस बचा नहीं है। बाकी ये है कि रिवीजन आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये बहुत अच्छा मौका है अच्छे नंबर लाने का भी बोर्ड में, और बहुत लड़कों के नंबर ख़राब भी हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने लाइटली ले रखा होगा कि अरे 4 ऑप्शन दिए ही होंगे और कर देंगे, क्या दिक्कत है। अभी एग्ज़ाम देखो शायद घर से होता है, स्कूल बुला के लेते हैं। अभी ये भी इस पर भी डायलेमा है शायद, है ना? नहीं, हम बोर्ड की बात कर रहे हैं। बोर्ड की जो बात कर रहे हैं, बोर्ड वो घर से करवाते हैं या स्कूल बुला कर लेंगे, अभी इस पर भी डायलेमा है ना। कुछ लोग कह रहे हैं, मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि घर से ही होगा, आप घर पे ही बैठ के बोर्ड देंगे। हाँ, अभी कुछ कह नहीं सकते सिनेरियो कैसा होगा। मतलब अभी बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया ना इंस्ट्रक्शन कि घर से ही दोगे या अब तुम स्कूल जाके ही दोगे। वो वेरी करेगा स्कूल टू स्कूल। चलिए ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कल आप लोग आइए, सभी लोग टेस्ट दीजिए आकर। कब क्लास नहीं होगी? क्लास आज नहीं होगी, बायो वाली क्लास मैम है नहीं ना, तो और इसलिए क्लास वाली तो होगी नहीं। थैंक यू सर। आतिम सर नहीं, सुमित सर से कह सकते थे लेना, लेकिन बाद में बताया बायो वाली